हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ पिकोनेट इज़ कॉल्ड। काफ़ी सारे जो पिकोनेट हैं उनको हम क्या करेंगे, इंटरकनेक्ट करेंगे, आपस में कनेक्शन करेंगे और उस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे। बट सबसे पहले हमें पिकोनेट पता होना चाहिए क्या होता है। देखो, जब भी एक डिवाइस को हम मास्टर बना दें और उसके साथ में काफ़ी सारी डिवाइस जोड़ दें, जैसे D1, D2, D3, D4, और जोड़ने के लिए हम किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के माध्यम से हम जब एक डिवाइस को काफ़ी सारी डिवाइसेस से जोड़ दें, इस तरह से बना हुआ एक नेटवर्क ये कहलाता है पिकोनेट। यहाँ पे जो आपको ये डिवाइस दिख रही है बीच वाली, इसको बोला जाता है मास्टर डिवाइस, क्योंकि ये डिवाइस ही यहाँ पे इन सब डिवाइसेस को ऑपरेट करेगी या फिर कंट्रोलिंग करेगी। इनमें से किसी को वो हटा भी सकता है और अदर डिवाइस को जोड़ भी सकता है, एक्स्ट्रा डिवाइस को जोड़ भी सकता है। ये जो डिवाइसेस आपको दिख रही हैं ये होती हैं स्लेव डिवाइसेस, मतलब एक मास्टर होगा तो दूसरा उसका नौकर होगा, स्लेव डिवाइसेस है। अब इन स्लेव डिवाइसेस में मान लेते हैं D4 को हटाना चाहता है मास्टर, तो वो इजीली इसको डिस्कनेक्ट कर सकता है। कनेक्शन के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ लेगा ब्लूटूथ। इस तरह से बने हुए एक नेटवर्क को बोला जाता है पिकोनेट। अब मैक्सिमम जो रेंज होती है ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की वो मैंने आपको बताई हुई भी है। बाकी आप इसमें एक मास्टर डिवाइस रख सकते हो और आप इसके नीचे 7 स्लेव डिवाइस बना सकते हो। टोटल नंबर ऑफ मिला के आप 8 डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। ये बना हुआ होता है पिकोनेट। अब बात करेंगे कि इस तरह से छोटे छोटे जो पिकोनेट्स होते हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे कोई मास्टर हमने बनाया, इस मास्टर के नीचे यहाँ पे कोई एक डिवाइस है D1, यहाँ पे एक डिवाइस है D2, यहाँ पे एक डिवाइस है D3, और D3 अपने आप में एक मास्टर डिवाइस है। उसने अपने नीचे अपनी स्लेव डिवाइस 1, स्लेव डिवाइस 2, स्लेव डिवाइस 3, ऐसे करके 7 डिवाइस को इसने जोड़ रखा है। तो ये अपने आप में एक अलग से पिकोनेट हो गया, ये पिकोनेट है। अब इस मास्टर ने एक और डिवाइस को जोड़ रखा है D4 को। इसने अपने साथ में 2 स्लेव डिवाइस को जोड़ के एक अलग से पिकोनेट बना रखा है, ये भी एक पिकोनेट है। और इसी मास्टर ने एक और D5 से मिलके 3 स्लेव डिवाइस को जोड़ रखा है और अपना एक अलग पर्सनल पिकोनेट बना रखा है, ठीक है, ये भी एक पिकोनेट है। इस तरह से जब एक ही मास्टर के द्वारा अलग अलग छोटे छोटे पिकोनेट से मिला के हम एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लें, यहाँ पे ये एक पूरा एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो गया, जिसकी कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, जिसका कंट्रोलिंग करेगा ये मास्टर। इस तरह से जब पिकोनेट को, विभिन्न पिकोनेट को, अलग अलग पिकोनेट को मिला के हम एक नेटवर्क बनाते हैं, उसे बोला जाता है स्कैटर नेट। और ये क्वेश्चन बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, ये दोनों वर्ड है ना आपको देखने को मिल जाता है कई बार एग्ज़ाम में। आप इनको अच्छे से देख लेना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर इनको लिख लेना, ये आपको हेल्प करेंगे जब आप रिवाइज़ करोगे टॉपिक। और ये छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं इन्हें हमें ध्यान रखना है, ये हमारे काम आएंगे। तो एक होता है पिकोनेट। पिकोनेट कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, तो आपको ध्यान रखना है ब्लूटूथ को। ब्लूटूथ एक साथ में कितनी डिवाइस को जोड़ती है, तो 8। इसमें एक तो होता है मास्टर डिवाइस और 7 होती हैं स्लेव डिवाइसेस। अलग अलग छोटे छोटे पिकोनेट से मिलके जो नेटवर्क बनता है उसे हम बोलते हैं स्कैटर नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर हैज़ द पंच लाइन पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। मतलब आपने थम्सअप देखा होगा, थम्सअप की टैगलाइन क्या है, टेस्ट द थंडर, ऐसा करके कुछ टैगलाइन है। तो हर प्रोडक्ट की, उसको क्या है, प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी कोई पंच लाइन डिसाइड कर दी जाती है कंपनी के द्वारा, ताकि उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करें या उसकी थोड़ी पब्लिसिटी बढ़े। वैसे ही सॉफ्टवेयर की दुनिया में पावर ऑफ सिंप्लिसिटी किसकी पंच लाइन है, विनजिप सॉफ्टवेयर की, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, या फिर टैली की, या फिर एक्सेल की। तो ये आप ध्यान रखना, ये है टैली सॉफ्टवेयर की। टैली सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ लेते हैं अकाउंटिंग के लिए, और इसमें अकाउंट्स से रिलेटेड जो भी एंट्रीज़ होती है वो की जाती है, अकाउंटिंग के लिए ये यूज़ ली जाती है। इसकी टैगलाइन है पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। ये ऐसा क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, बट मैंने ये एक ही एग्ज़ाम में देखा है, मुझे सही लगा तो मैंने आपको ये
दिखा दिया, ताकि एक बार थोड़ा नज़र से अपने निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज कीवर्ड फ्रेंड शुड बी प्लेस्ड। अब ये पूछा जा रहा है C++ का ये क्वेश्चन है हमारा। C++ में आपने एक फ्रेंड कीवर्ड सुना होगा, वो कहाँ पे हम लिखते हैं एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है। तो क्या आप फंक्शन के डिक्लेरेशन में उसे लिखते हो, या फिर मेन फंक्शन के साथ में उसे लिखते हो, या फंक्शन की डेफिनेशन में आप उसे लिखते हो। डेफिनेशन और डिक्लेरेशन इन दोनों के अंदर आपको अंतर पता होना चाहिए, तब लगभग आप आइडिया लगा लोगे कि ये कैसे क्या बात कर रहा है। मेन फंक्शन हम सब जानते हैं, जो मेन फंक्शन होता है कंपाइलर यहीं से, मतलब हमेशा कंपाइलर किसी प्रोग्राम को जब भी हम रन करते हैं, कंपाइलर हमेशा मेन फंक्शन को ढूंढता है और कंपाइलर इस स्टेटमेंट से ही प्रोग्राम को शुरू करता है। ये चीज़ हमें ध्यान है। बाकी मेन फंक्शन के अंदर आप इस तरीके से जो भी आपकी कोड है वो आप लिख लेते हो। अब बात करें फंक्शन डिक्लेरेशन की और फंक्शन डेफिनेशन की, ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ से हमें थोड़ा समझ भी आ जाएगा। जब भी हम किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर मतलब जैसे चुनावी जो रैली होती है उसके अंदर नेताओं के जो भाषण होते हैं उसमें वो बताते हैं ना कि हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हम लाइट फ्री कर देंगे, इस तरीके से होता है डिक्लेरेशन कि उसने डिक्लेयर कर दिया। बट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कब होता है, जब वो चुनाव जीत जाए और वो खुद अपनी एक सरकार बना ले। डिपेंड करता है उसके बाद में कि वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। वैसे ही कोडिंग के अंदर हम बात करें तो देखो फंक्शन को डिक्लेयर करना, इस तरीके से हम फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे आप ये देखो कि add5 करके एक फंक्शन का नाम है, इंटीजर टाइप का इसका रिटर्न टाइप है, ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो इंटीजर टाइप की होगी, और किस तरह के ये वैल्यू को लेगा तो डिस्टेंस टाइप का वेरिएबल ये लेगा, और इसके आगे हमने लगा दिया सेमीकोलन। और किसी भी फंक्शन के नेम के आगे सेमीकोलन नहीं लगता, ये आपको पता है, तो लगाया है इसका मतलब ये एक सिंपल डिक्लेरेशन है। अभी यहाँ पे सिर्फ चुनाव स्टार्ट हुए हैं और यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम ये add5 नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। बट बनाएंगे कब, जब कोई बंदा इस फंक्शन को कॉल करेगा या फिर एक्चुअली में हमें इस फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे देखो हमने जब भी किसी फंक्शन को आप डिफ़ाइन करोगे उसे बोला जाता है फंक्शन की डेफिनेशन, और उस टाइम पे हम क्या करते हैं इंट add5 इस तरीके से पूरा का पूरा उसका नाम लिखेंगे फंक्शन का, और डिस्टेंस, ये हो गया हमारा एक डेफिनेशन। और फिर हमारा कोड स्टार्ट करेंगे, ये फंक्शन किस तरह का काम करेगा वो सब हम यहाँ पे लिखेंगे, और लास्ट में हम इस फंक्शन को बंद करेंगे। तो ये तो होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, और ये होता है जब जहाँ पे हम फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे उसे बोला जाता है फंक्शन की डेफिनेशन। ये दोनों वर्ड आपको क्लियर होने चाहिए। इनमें आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि डेफिनेशन के अंदर हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, हम बताएंगे ये फंक्शन क्या काम करेगा, और डिक्लेयर में हम क्या करेंगे उसके नाम के आगे लगा देंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन मतलब कि बस अब ये यहाँ पे ख़त्म हो गया आकर, और ये एक फंक्शन है जो हम आने वाले टाइम में हमारे प्रोग्राम के अंदर बना सकते हैं। अगर इस फंक्शन की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो हो सकता है हम इसको डिफ़ाइन ही नहीं करें, बट अगर आपने वो फंक्शन बना दिया, उसको डिफ़ाइन कर दिया, उसका कोड लिख दिया, इसका मतलब ये हो गई इसकी डेफिनेशन। और ये दो चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाएगा, आपको ये हमेशा काम भी आएगा। जब भी आप C++ को लेकर कोई प्रोग्राम बनाओगे, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि डेफिनेशन क्या होती है और डिक्लेरेशन क्या होता है। अब बात करेंगे कि फ्रेंड वर्ड का यूज़, जो फ्रेंड कीवर्ड मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया वो हम कहाँ पे लिखते हैं। फंक्शन को जब डिफ़ाइन करते हैं उस टाइम लिखते हैं, या फिर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं उस टाइम लिखते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखना, फ्रेंड वर्ड का यूज़ हम जब भी फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे उस टाइम पर ही लिख देते हैं कि ये एक फ्रेंड फंक्शन है। उसके लिए हम इस एग्ज़ाम्पल को अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, बट हमें ये कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। इस जगह में आप ये देखो मेन फंक्शन, कंपाइलर कहाँ से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, मेन स्टेटमेंट से, ठीक है। यहाँ पे करेगा तो वो क्या करेगा, एक डिस्टेंस नाम की क्लास है, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया d, और एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया सी आउट डिस्टेंस, और फिर इसमें add5 करके फंक्शन कॉल किया, और फंक्शन कॉल करते टाइम d ऑब्जेक्ट जो इसने बनाया था उस फंक्शन के अंदर उसने उस d को पास कर दिया,
यहाँ तक आपको समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको दोबारा देख लेंगे। अब बात करते हैं इसने ये जो इस ऑब्जेक्ट की सहायता से हम क्या करते हैं, इस क्लास के अंदर यूज़ आने वाले सब वेरिएबल्स को, फंक्शन को कॉल करते हैं। इसलिए हमें किसी क्लास के अंदर जो भी कोई फंक्शन है उसको यूज़ करने के लिए, उसे कॉल करने के लिए इसका हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर हमने करना देख लिया कि किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ऐसे डिक्लेयर करोगे। अब हम बात करते हैं इस क्लास की। क्लास का नाम है, देखो क्लास कीवर्ड आपको लगाना पड़ेगा, फिक्स है ये। क्लास के आगे आपको लिखना है क्लास का नाम, आपने लिखा डिस्टेंस। अब कुछ हम प्राइवेट तरीके से मेंबर डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, कुछ होते हैं पब्लिक। पब्लिक को हर कोई यूज़ कर सकता है, और पब्लिक के अंदर आप कोई फंक्शन डिक्लेयर करो, आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करो, जो भी चीज़ें आप पब्लिक में यूज़ करोगे, इसका मतलब भी सीधा सीधा ये हो गया पब्लिक के लिए दी गई सुविधाएं। पब्लिक के लिए जैसे रोड होती है, तो रोड के ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती कि सिर्फ पर्टिकुलर लोग ही इसके ऊपर चलेंगे। हर बंदा उस रोड का यूज़ कर सकता है। जो भी उस पर पैदल चलेगा, जो भी गाड़ी पे चलेगा, जो भी साइकिल पे चलेगा, हवाई जहाज में चलेगा, हर कोई उस पब्लिक सुविधा का यूज़ कर सकता है। वैसे ही पब्लिक के अंदर डिक्लेयर किए गए फंक्शन और वेरिएबल, इन सब को हर कोई यूज़ कर सकता है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, कंडीशन कहाँ लगा दी जाती है, प्राइवेट के ऊपर। तो प्राइवेट के अंदर आने वाले जो भी वेरिएबल्स होंगे और जो भी फंक्शन होंगे, हम एक्चुअली में यहाँ उन्हीं की बात करेंगे। वेरिएबल और फंक्शन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार इसको क्लियर कर देती हूँ, देन हम बात करेंगे सिर्फ प्राइवेट की और हमारा जो फ्रेंड कीवर्ड है उसकी। यहाँ पे देखो प्राइवेट में इसने यूज़ किया इंट मीटर। इससे आपको क्या समझ आता है, इसने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है मीटर। मतलब मीटर वेरिएबल जहाँ भी आएगा वो हमेशा क्या रखेगा, इंटीजर वैल्यूज़ को रखेगा, जैसे 2, 3, 8, 9 इस तरीके से। मीटर 2.2 नहीं रखेगा क्योंकि ये फ्लोट वैल्यूज़ हैं, इनको नहीं रखेगा। मीटर कोई कैरेक्टर नहीं रखेगा और मीटर कोई नाम नहीं रखेगा क्योंकि ये इंटीजर वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग को नहीं रख सकता। अब यहाँ पे आगे क्या दिया है, फ्रेंड फंक्शन। देखो जब भी हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, डिक्लेरेशन के टाइम पे हमने बताया कि नाम है फंक्शन का add5। ये किस तरह का वेरिएबल लेगा अपने अंदर, ये लेगा डिस्टेंस टाइप का वेरिएबल लेगा और इंटीजर टाइप की वैल्यू ये रिटर्न करेगा। जो भी कुछ रिटर्न करेगा ये, तो रिटर्न में हमेशा या 0, 1, 2, 8, 4 इंटीजर वैल्यू होगी, है ना। फ्लोट नहीं हो सकती, कैरेक्टर नहीं हो सकती, स्ट्रिंग नहीं हो सकती, सिर्फ इंटीजर वैल्यू होगी। और इसके आगे हमने लगा दिया फ्रेंड कीवर्ड। यहाँ पे देखो सेमीकोलन लगा हुआ है। सेमीकोलन का मतलब हम देखते ही समझ जाना चाहिए हमको, ये सिर्फ फंक्शन का डिक्लेरेशन है। इसको डिफ़ाइन कहीं और किया जाएगा, इसके डेफिनेशन हमें कहीं और मिलेगी। यहाँ पे इस क्लास के अंदर हमने इसको सिर्फ डिक्लेयर किया है। अब फ्रेंड का मतलब क्या होता है, हमारा दोस्त। हमारी कोई प्राइवेट चीज़ हो सकती है हम किसी और के साथ में शेयर ना करें, जैसे हमारा फ़ोन हो गया। हम हमारा फ़ोन किसी और अननोन बंदे को तो नहीं दे सकते, बट हमारे दोस्त को दे सकते हैं, हमारी फ्रेंड को दे सकते हैं। वैसे ही ये क्लास बोलती है कि मेरे जो प्राइवेट चीज़ें होंगी, मेरी जो प्राइवेट मेंबर होंगे, उनमें वेरिएबल फंक्शन जो भी होंगे वो सिर्फ मेरा फ्रेंड ही यूज़ कर सकता है और किसी को मैं अलाउड नहीं करूँगा। तो जिस फंक्शन के आगे या जिस वेरिएबल के आगे हम लिखेंगे फ्रेंड, वो फ्रेंड है ना। यहाँ पे हमने एक फंक्शन के नाम के आगे लिखा है फ्रेंड, मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन इस प्राइवेट के अंदर डिक्लेयर किए गए हर वेरिएबल, हर फंक्शन को डायरेक्ट एक्सेस कर पाएगा। इसके लिए कोई प्राइवेसी नहीं है, इसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये जब भी इसका मन करेगा वो इस प्राइवेट के अंदर डिक्लेयर किए गए हर चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा। ये हमें थोड़ा सा माइंड में क्लैरिटी रखनी है, बाहर का कोई बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। और इस जगह पे आके हमने पब्लिक में भी इसको एक डिस्टेंस नाम से फंक्शन को देखो वापस से क्या किया है, डिस्टेंस नाम से एक फंक्शन बना दिया। इसकी डेफिनेशन के अंदर हमने कुछ भी नहीं दिया और लास्ट में हमने क्लास को कर दिया बंद। ये क्लास यहाँ पे हो गई बंद।
अब सेकंड चीज़ में हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। ये है हमारी फंक्शन की डेफिनेशन और इसके अंदर इसका कोड भी लिखा है कि ये फंक्शन क्या करेगा। मैं बाकी चीज़ें एक बार हटा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर रहे, कन्फ्यूज़न नहीं हो। ये फंक्शन यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने के बाद हो सकता है हमें इसकी ज़रूरत पड़ी तो हमने इसको डिफ़ाइन किया। डिफ़ाइन करने के लिए नाम लिखा, नाम के आगे देखो हमने यहाँ फ्रेंड नहीं लिखा है ना, तो जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया। डिक्लेरेशन के टाइम पे ही हम क्या करते हैं, फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं, डेफिनेशन में हम नहीं करते। और डिफ़ाइन कर दिया ऐड 5 डिस्टेंस डी, और ये करेगा क्या, ये जो डी वेरिएबल आपको दिख रहा है, ये डी वेरिएबल डी डॉट मीटर, मीटर वेरिएबल देखो कहाँ पे था, क्लास डिस्टेंस का प्राइवेट वेरिएबल था मीटर। यहाँ पे जो ये फंक्शन है ये है खुद अपने आप में एक फ्रेंड फंक्शन, इस क्लास का ये फ्रेंड है, इसलिए वो इस वेरिएबल मीटर वेरिएबल को डायरेक्ट यूज़ कर सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और वो कर क्या रहा है, इसके अंदर 5 को ऐड कर रहा है और रिटर्न क्या कर रहा है, डी के अंदर मीटर, मीटर में मान लेते हैं एक बार हमें यहाँ पे हमने दिया होगा 0 और हमने जब इसके अंदर 5 को ऐड किया तो मीटर की वैल्यू हो गई 5, और ये जो 5 इंटीजर वैल्यू आई, इसी वैल्यू को इसने रिटर्न कर दिया उस फंक्शन के पास जो इसे कॉल करेगा। इसे देखो कॉल किसने किया था, मेन स्टेटमेंट से इसको कॉल किया था। यहाँ पे आ जाएगा 5, इसका फंक्शन का आउटपुट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 5। ठीक है, ये हो गया इसका आउटपुट। तो इस तरह से मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकती थी, बट मैंने इसको थोड़ा डिफ़ाइन किया, हमने टाइम इन्वेस्ट किया। इसका फ़ायदा ये है कि आपको अब हमेशा ये याद रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ हम कब करेंगे, जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। और फ्रेंड कीवर्ड के नाम से आपके पास कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हो। ए फ्रेंड क्लास कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अदर क्लास विच इज़ डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड। मतलब जिस क्लास के अंदर एक फंक्शन को या एक वेरिएबल को फ्रेंड डिक्लेयर किया जाता है, वो उस क्लास के प्राइवेट मेंबर और प्रोटेक्टेड मेंबर हर किसी को वो यूज़ कर सकता है आराम से। वो चीज़ हमने अभी देखी थी। फ्रेंड म्यूचुअल नहीं हो सकता, जैसे ए का फ्रेंड है बी, मतलब बी जो है वो ए के हर प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बी का फ्रेंड ए भी है। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि ए भी बी के सारे प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर ले। ठीक है, उल्टा नहीं पॉसिबल इसमें। या फिर ऐसे भी नहीं हो सकता कि ए का फ्रेंड तो है बी और बी तो ए के सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, और बी का फ्रेंड है सी। तो एक दोस्त, फिर उस दोस्त का भी दोस्त, वो बोले कि भाई मैं भी दोस्त हूँ तो मैं भी इनके हर मेंबर को एक्सेस करूँगा, है ना। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको जो फंक्शन में डिक्लेयर किया गया है कि बी जो है वो ए का फ्रेंड है, सिर्फ बी ही ए की प्रत्येक चीज़ को यूज़ कर सकता है, प्रत्येक मेंबर को एक्सेस कर सकता है। ये म्यूचुअल नहीं हो सकता। जैसे इफ़ क्लास ए इज़ फ्रेंड ऑफ बी, इट डज़ नॉट बिकम अ फ्रेंड ऑफ ए ऑटोमेटिकली। ए का तो फ्रेंड है बी, बट बी का ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंड हो ए। उस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है, जो दिया है हमें उसी लाइन के ऊपर चलना है। फ्रेंड प्रॉपर्टी जो होती है वो इनहेरिट नहीं होती। इनहेरिट जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, ए का फ्रेंड है बी और बी का फ्रेंड है सी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सी भी आके ए को बोले भाई मैं भी दोस्त हूँ और मुझे भी आप अपनी जो भी मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करने दो, जो फंक्शन है उनको यूज़ करने दो। ये अलाउड नहीं है। और फ्रेंड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिर्फ होता है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जावा के अंदर फ्रेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अगर हमें कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखने को मिले कि फ्रेंड कॉन्सेप्ट जो है वो जावा के अंदर अलाउड है या नहीं है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट। यहाँ पे जो कोड दिया है उसका हमें आउटपुट बताना है। system.out.println, ये जो स्टेटमेंट होता है वो होता है जावा के अंदर। C++ में आपने देखा होगा सी आउट करके ऐसे स्टेटमेंट होता है। यहाँ हम अपना कोई मैसेज लिखते हैं और सी के अंदर हमें देखने को मिलता है printf। प्रिंट करने के लिए अलग अलग हर भाषा के अंदर अलग अलग स्टेटमेंट्स का डिज़ाइन है, ये मान लेते हैं। ये जावा के अंदर कोड है, इसे हमें एग्जीक्यूट करना है और बताना है इसका क्या आउटपुट आएगा। देखो इंट के अंदर ch करके एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया,
इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है ये। इसके अंदर हमने एक वैल्यू रखी है 20, मतलब मेमोरी के अंदर कहीं पे जो ch है वो वेरिएबल होगा डिक्लेयर किया हुआ, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और उसके अंदर वैल्यू होगी 20। स्टेटमेंट क्या बोलता है अगला, आपको एक प्रिंट देना है ++ch। इसका देखो क्या मतलब है, हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है वो आपको पता है लेफ़्ट टू राइट चलता है। ++ch आपका जो ch कीवर्ड है वेरिएबल है उसमें आप ++ करके फिर उसको क्या करना, प्रिंट करना। इसको बोला जाता है प्री इंक्रीमेंट, कि आप इस ch वेरिएबल को हाथ मत लगाओ, पहले आप इसको क्या करो, पहले आप इसको इंक्रीमेंट करो, देन आप उसको क्या करो, एक्सेस करो। ch की वैल्यू क्या है 20 में आप इसका इंक्रीमेंट करो, और इंक्रीमेंट हमेशा किससे होगा, +1 से। वैसे ही डिक्रीमेंट भी हमेशा क्या होता है, सिर्फ -1 से। यूँ नहीं है कि ++ का मतलब आप 5 ऐड कर दो, है ना, ये गलत हो जाएगा। एक प्लेस से हमें इसको इंक्रीमेंट करना है और एक से ही हमें इसको डिक्रीमेंट करना है। अगर हमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर दिया होता तो जब ch के अंदर 20 के अंदर हम ++ करेंगे हमें मिलेगा 20 + 1, इसका मतलब 21। इस स्टेटमेंट का आउटपुट आ जाएगा 21, और साथ में ये वैल्यू ch के अंदर सेव भी हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे इस वेरिएबल को ही क्या किया है, इंक्रीमेंट कर दिया। ये 20 से हो जाएगी 21। अगली स्टेटमेंट क्या बोलती है, आप डायरेक्ट ch को प्रिंट कर दो। अभी हाल फिलहाल ch के अंदर क्या वैल्यू है, 21। इन दोनों स्टेटमेंट का आउटपुट आ जाएगा 21 21। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हेल्प्स इन शेयरिंग द फाइल अक्रॉस द नेटवर्क इज़ नोन एज, कि नेटवर्क के माध्यम से जब आप फाइल्स को शेयर करते हो उस समय उन कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करेंगे। तो ये जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स देखे थे उस टाइम मैंने आपको बताया था, एक सिंगल कंप्यूटर अगर कोई है और वहाँ उसे हम सर्वर कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। इसके अंदर रखी हुई जो फाइल्स हैं, जो डेटा है, वो अलग अलग कंप्यूटर अपने अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करता है। डेटा को अगर आपको शेयर करना है तो आप क्या करोगे, इस कंप्यूटर से डेटा पहले अपडेट होगा इसमें, और यहाँ से दूसरा कोई भी कंप्यूटर उस डेटा को यूज़ कर लेगा। ठीक है, डेटा शेयरिंग, फाइल शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, इस तरह के जो भी मैनेजमेंट होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि फ़ाइल शेयरिंग के लिए इंटरनेट पे हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसके अंदर हम किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम देखो मैंने आपको बताया था, एक होता है हार्ड रियल टाइम और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम में हम 1 सेकंड का भी 10वां हिस्सा, माइक्रो सेकंड, है ना, इतने टाइम के लिए भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो आपको पता है कि 1 मिनट 30 सेकंड, उसका भी माइक्रो सेकंड, मतलब 1 माइक्रो सेकंड, उसका भी कुछ और छोटा सा भाग, इस टाइम पे आपकी सैटेलाइट लॉन्च हो जानी चाहिए। तो एग्जैक्ट वो इस टाइम लॉन्च होनी चाहिए। यहाँ पे अगर एक भी यूनिट इधर उधर हो गई तो गड़बड़ हो सकती है। सॉफ्ट रियल टाइम मतलब रियल टाइम के ऊपर आपका काम होना चाहिए, बट अगर थोड़ा डिले होता है तो हम एडजस्ट कर लेंगे। हमारे पास कोई बैकअप का प्लान होता है। जैसे आप IRCTC की वेबसाइट पे जाके रेलवे में रिज़र्वेशन करवाते हो, एक साथ में पता नहीं कितने हज़ारों लाखों यूज़र उसको, रेलवे के जो सर्वर है उसको यूज़ करते हैं, बट आपको ध्यान है कि जो सीट जिसे एलोकेट हो गई उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती कभी भी। तो ये होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, एक कंप्यूटर होगा, उसके ऊपर देखो आप गाने भी चला रहे हो, आप वीडियो भी चला रहे हो, आपने वेब ब्राउज़र भी चला रखा है, वर्ड के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट भी बना रहे हो। इन सब प्रोसेस के बीच में प्रोसेसर क्या होता है, जंप करता रहता है। अपना टाइम किसी एक प्रोसेस के ऊपर ना लगा के प्रत्येक प्रोसेस को वो थोड़ा थोड़ा टाइम देता रहता है, हमें पता नहीं चलता, ये बात अलग है।
इसे बोला जाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगी, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप वहाँ से पढ़ लेना। मैंने आपको पूरा टोटल अच्छे से बताया हुआ है कि किस किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।